हेलो एवरीवन। जो पिछले क्लास पे हमारे आपके बीच में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग जूलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास था वह क्लास जिसको हम लोग जो न्यूस्टा ग्रुप का मेंबर था उसको उसमें से हम एक ऑर्डर निकाले थे। वो उस ऑर्डर में से जो हमारे पास एक पहला ऑर्गेनिज्म हम लोग देखना स्टडी किए थे, तो वो जो ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था ब्लेनोग्लॉसस। जब ब्लेनोग्लॉसस के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो उसमें सबसे पहले उसका हम लोग हैबिटेट देखे थे। हैबिटेट देखने के बाद उसका बॉडी वाल कैसा होता है ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बॉडी वाल के बाद हम लोग देखें कि उस पर सिलिया होती है और सिलिया किस तरह से काम करता है। सिलिया के साथ साथ उसके ऊपर जो कुछ दो बॉडी जो होती है एपिथेलियम लेयर जो होता है वो दो भाग में बटा था। एक था सिलिएटेड लेयर होता है और दूसरा जो लेयर होता है वह आपका गॉबलेट सेल का सॉरी ग्लैंडुलर लेयर होता है, यानी ग्लैंड का लेयर होता है। ग्लैंड में जो होते हैं वो तीन भाग में बटे थे, जहां पर गॉबलेट सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, जहां पर वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। फिर उसके बाद से हमारे पास ग्लैंडुलर सेल आया था। ग्लैंडुलर सेल भी जो होता है वह एमाइलेज के साथ साथ म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ये दोनों का काम क्या होता है कि ये दोनों फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इन होल्ड करने का काम करते हैं। फूड पार्टिकल्स को पकड़ के और उसे बकल कैविटी यानी माउथ में इन शिफ्ट करने का काम करते हैं। फिर हमने कहा था कि जब डाइजेशन की प्रोसेस हम लोग सीखना शुरू किए तो उसमें सीखे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे चलकर हम लोग 6 भागों में डिवाइड किए, मतलब कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो था वो 6 भागों में बटा। सबसे पहला जो पार्ट हम लोग को मिला था वो था माउथ का पार्ट। माउथ जो था वह कहाँ था, अपर रीजन में। वहां पे जो प्रोबोसिस और कॉलर का जो सेंटर यानी कि जंक्शन पॉइंट होता है वहां पे पाया जाता है। दूसरा रीजन हम लोग शुरू किए तो हम एंट्री में गए हैं। दूसरा पार्ट जो था वो था बकल कैविटी। बकल कैविटी की जो बात करें तो बकल कैविटी जो होता है वह कॉलर रीजन में पाया जाता है। थर्ड रीजन हमारे पास मिला उसको हम लोग कहे थे फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वह हमारे ट्रंक एरिया की तरफ पाया जाता है और उस ट्रो फेरिंग्स जो के पास जो होता है वो दोनों तरफ से वो क्या कहते हैं, दोनों तरफ से घिरा हुआ रहता है। एक तरफ से हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दूसरे तरफ हमारे पास जो होता है वो फेरेंजियल लेयर होता है, नहीं कि ब्रोंकियल लेयर होता है। पूरी ब्रोंकियल लेयर जो होता है जहां पर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जो दो लेयर में हमारे पास ब्रोंकियल लेयर होता है वो गिल स्लिट जो होते हैं वो यू आकार के शेप में पाए जाते हैं। फिर हमने आगे बात किया कि जब हम फेरिंग्स से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम एसोफेगस के पास आते हैं। एसोफेगस जो होता है वो लोअर रीजन की तरफ आता है और वहां से इंटेस्टाइन में एंट्री करते हैं। इंटेस्टाइन के पास जो गोनेडल पाउच पाए जाते हैं, गोनेड्स जो होते हैं, सॉरी वहां पर हिपैटिक रीजन होते हैं, गोनेड्स नहीं बल्कि हिपैटिक रीजन होते हैं। हिपैटिक रीजन में हमारे पास दो रीजन पाए गए थे। हमने बताया था कि ये प्री हिपैटिक होते हैं और एक पोस्ट हिपैटिक होते हैं। प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक दोनों जो होते हैं वह खासकर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जिससे इनकी फूड की डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर हमने कहा कि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है कि इनकी फूड का डाइजेशन होता है तो कैसे होता है, इसकी एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट होती है, कौन सा एंजाइम कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में कोई डिटेल हम लोग के पास स्टडी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग को मार्केट में मतलब कि हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। फिर इसके बाद जब हम लोग एक सिस्टम को कंप्लीट कर लिए तो आज जो होगा वह हम नेक्स्ट सिस्टम यानी कि डाइजेशन के बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास मतलब कि अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगा कि आप पीछे की वीडियो देख लेंगे, तो उससे आपको एक बेनिफिट होगा कि पीछे की वीडियो देखने के बाद आप आगे के सब सब्जेक्ट को, आगे के टॉपिक को रिकवर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि पीछे आज हम बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जो कि डाइजेशन से रिलेटेड होगा। बहुत जगह गिल स्लिट्स कैसे उसमें काम करते हैं, कहाँ पे फेरिंग्स आकर अटैक करता है, फेरिंग्स के बाद से कैसे गिल स्लिट्स में फूड पार्टिकल्स का जो वाटर आता है वो कैसे गिल स्लिट्स के पास जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि अगर आपको डाइजेशन का कंसेप्ट पता होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी हम डायग्राम को इनलार्ज करके डायग्राम बनाए थे, तो अगर वो कंसेप्ट आपको पता होगा तभी आप रेस्पिरेशन के कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपका पीछे के वीडियो के लिंक दिए रहेंगे, आप पीछे की वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे की वीडियो देखना शुरू करिएगा।
पहली चीज। दूसरी चीज की अब वीडियो में आपको जो है इस हिसाब से इस बार आपकी लेक्चर आपको तैयार करके दी जा रही है कि आप जब भी लेक्चर देखने बैठें, जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठें, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि आप जो है क्लासरूम में बैठे हैं। आप समझ लीजिए कि आप कोचिंग में बैठे हैं या आप कॉलेज में बैठे हैं। ऑनलाइन को आप कभी भी मत मान के पढ़िए। आप समझ लीजिए कि आप कोचिंग में बैठे हैं या आप स्कूल में बैठे हैं और आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। अब उस तरह से हम माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं। इससे एक चीज का होगा कि आपको जो अभी हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि आपको हम पूरी एक जूलॉजी का सीरीज दे देंगे जिसमें 50 वीडियो हो, 100 वीडियो हो, मतलब कि आपको पूरी जितना जूलॉजी फर्स्ट थर्ड ईयर से जूलॉजी सेकंड ईयर का जितनी बुकें हैं उस सब का एक एक चैप्टर का जितना भी है सब चैप्टर बाई चैप्टर आपको पूरी की पूरी एक सीरीज मिल जाएगा। एक चैप्टर हेमिकोडाटा पढ़ा रहे हैं, हेमिकोडाटा का ये 5वां पार्ट है। इसी तरह से 6वां 7वां 8वां, अगर एक चैप्टर का 10 पार्ट बनता है जो 35 मिनट 40 मिनट का होगा, आपको देखने में भी सुविधा रहेगा और देखने के बाद आपको सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी। दूसरी चीज, आप जब भी करिए नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर तीनों ईयर के पूरे जियोलॉजी और पूरी केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट का मतलब केमिस्ट्री और जियोलॉजी का पूरा इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आज की क्लास से हम आपको नोट्स भी लिखवाना शुरू करेंगे कि आप उसको लिखते भी चलेंगे। कभी होता है कि फास्ट बोल दिए तो आप उस वीडियो को वहां पर पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके उससे आप लिख लीजिएगा, तब वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। आप इस तरह समझिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, उस हिसाब से आप पूरा नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको एक चीज का बेनिफिट होगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद आपको किसी भी तरह की ना कोचिंग पर जरूरत पड़ेगा डिपेंड होने के लिए, ना कॉलेज के प्रोफेसरों पर डिपेंड होने की जरूरत पड़ेगा। आप जब कॉलेज के प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे तो उस स्थिति में आपको सब चीज रिमाइंड होता जाएगा, तो इससे आपकी रिविजन भी हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो आप नोट्स साथ साथ बनाते चलें। जहां डायग्राम डिटेक्ट करें वहां डायग्राम आप आराम से डिटेक्ट करते जाएं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ब्लेनोग्लोसस का, वह रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो प्रोसेस यानी कि दो तरह से वो रेस्पिरेशन होता है। पहला चीज कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स और दूसरा रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने वाले ऑर्गन। ध्यान रखें, दो चीजें अलग अलग है। जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन में सपोर्ट करने के लिए अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ट्रैकिया, लंग्स, एल्वोलाई, तो ये हमारा क्या है, बॉडी को हेल्प करने वाले। सॉरी, जो हमारा ट्रैकिया को छोड़ दीजिए, अभी हम अगर एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई क्या है, रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गन है। लंग्स को अगर हम एक ग्रुप रूप से कह दें तो लंग्स हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का एक मेन ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। और रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है, अब उसके बाद जो बाकी ऑर्गन से ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये जितने भी ट्रैकिया हमारे पास हो गए, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, ये सब क्या होते हैं कि ये रेस्पिरेशन को पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन होते हैं। ये हेल्प करते हैं कि एयर को कैसे लाना है। हमारा नोज भी हो गया, माउथ हो गया, ये एयर जाता, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, ये सारे क्या होते हैं कि ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट या CO2 ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ओपनिंग होता है, एयर से बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनहेल होते हैं, या CO2 जो बकल कैविटी पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि ये सारे ऑर्गन जो हैं वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि हाँ रेस्पिरेशन में कैसे पार्टिसिपेशन करना है। तो दो तरह के भाग में बढ़ता है, एक जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक जो रेस्पिरेशन को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अंजाम देते हैं, मतलब एक पूरी परिघटना को कंप्लीट करते हैं, और एक जो परिघटना को करने में हेल्प करते हैं। तो दो तरह की कहानी होती है। एक जहां पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, पहला चीज, और दूसरा जो गिल स्लिट जहां पर ओपनिंग होती है, मतलब उसमें सैक होता है। पहली चीज आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएं कि जितने भी ब्लेनोग्लोसस के मेंबर होते हैं, ब्लेनोग्लोसस के मेंबर जो होते हैं डायरेक्ट ओपनिंग नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सीधा लंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स से क्या, बकल कैविटी, और या तो नोज के माध्यम से बाहर या तो माउथ के माध्यम से बाहर। लेकिन ब्लेनोग्लोसल के मेंबर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लेनोग्लोसस के मेंबर में क्या होता है कि इनकी अपनी ओपनिंग नहीं होती है। तो इनके जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं,
ये गिल स्लिट्स जो होते हैं सबसे पहले अपना एयर जो होते हैं, जो ऑक्सीजन या CO2 जो भी होता है, उसे सबसे पहले एक छोटा सा पैकेज में देते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये पैकेज है, ठीक है, और इस पैकेज में सपोज करिए कि ये है गिल स्लिट्स, ठीक है, इस तरह की कवरिंग है। अब इस गिल स्लिट्स चूंकि डायरेक्ट इसकी ओपनिंग नहीं होती है, तो ये गिल स्लिट्स अपना पहला सारा चीज इस जो हमारा ब्लैंकेट खाली जगह है, सैक, इसको हम लोग कवर को कहते हैं, जो खाली जगह बच गया उसे सैक कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फेरेंजियल सैक या ब्रोंकियल सैक, जो कि ब्रोंकियल रीजन में है तो हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल सैक। तो हमारे पास जो ये सैक मिला, इसी में सारा चीज बाहर निकलता है, मतलब इसका ऑक्सीजन CO2 जो भी होता है, मतलब ऑक्सीजन भी अगर आता है तो यहीं सैक में आता है, फिर इसके बाद इसके पास जाता है, या जो CO2 निकलना होता है तो ये क्या करता है, ये इस पहले अपने सैक में छोड़ता है और फिर यहां से क्या करता है कि बाहर निकालता है। तो मतलब कि इस गिल स्लिट्स के पास अपना निकास करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ये क्या करता है, इस सैक में छोड़ता है, और इस सैक से क्या करता है कि जो CO2 हुआ या ऑक्सीजन हुआ, ये बाहर, या तो ऑक्सीजन बाहर निकलना या ऑक्सीजन को अंदर आना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, ये सारा काम जो होता है वो सैक के थ्रू होता है। और जिससे बाहर निकलता है उसे हम लोग कहते हैं गिल स्पोर, छोटा सा होल होता है। तो मतलब कि पहला चीज तो ऑर्गन में पार्टिसिपेट कौन किया, रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट कौन किया, ये गिल्स। और बाहर ले जाने में कौन सा पार्टिसिपेट किया, तो यहां ब्रैंकियल सैक हो गया, साथ में ब्रैंकियल पोर हो गया, जहां से CO2 निकलता है, ऑक्सीजन आता है। तो मतलब कुल मिला जुला कर दो चीज हुआ है इसमें, कि एक जो है जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन है, और दूसरा जो है जो उस प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, मतलब उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हम पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम को दो भाग में बांटते हैं, एक जो गिल्स है जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और दूसरा जो पोर्स है या जो हमारे पास ब्रोंकियल सैक है, ये जो होते हैं रेस्पिरेशन को हेल्प करते हैं। मतलब कि उसी में आपको मिल जाएंगे जो टंग बार होते हैं। अभी टंग बार का कंसेप्ट आपको बताएंगे कि टंग बार जो होता है, ऐसा जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स के बेसमेंट के पास पाया जाता है, या उसके उससे खाली जगह पे पाया जाता है। जो गिल स्लिट्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, या किसी किसी संख्या में 2, किसी में 4, किसी में 10 गिल स्लिट्स की संख्या। ध्यान रहे, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ओल्डर होते जाते हैं, वैसे वैसे गिल स्लिट्स की संख्या भी क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो गिल स्लिट्स की के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप में जो होता है वो टंग बार पाया जाता है। और ये टंग बार करता क्या है कि इसी टंग बार के एरिया में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या CO2 का ट्रांसपोर्ट उसी के थ्रू होगा। तो कह सकते हैं कि जो टंग बार होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट भी करता है, मतलब कि प्रोसेस को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आधार पर हम बांटे तो कहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी का अब सिस्टम ऑफ ब्लोनोग्लोसल्स होता है, ये दो भागों में बंटता है। जो पहला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंक्स बियरिंग गिल स्लिट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग कहे थे, जब डायलिसिस सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ये प्रोबेसिस का एरिया है, जो सबसे टॉप एरिया है, ये इसका स्टॉक होता है, और ये दूसरी स्टॉक है, और यहां पे जो है माउथ का एरिया पाया गया था। ठीक है, जब ये माउथ यहां से आता है स्टॉक, यहां पे जो है जब ये रीजन हमारे पास, यहां जो रीजन शुरू होता है, ये हमारे पास बकल कैविटी होता है। इसके नीचे जब आए थे तो ये हमारे पास जो था, जहां से हम लोग ट्रंक के एरिया में एंट्री किए थे, ये एरिया जो था वह फेरिंग्स था। ठीक है, डायलिसिस सिस्टम हम लोग सीखे थे। अब देखो बेटा, ये जो फेरिंग्स का जो रीजन होता है, इसी दो एरिया में ये कवर्ड रहता है। एक तरफ तो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या गोनेड्स भी पाए जाते हैं, यहां पर गोनेड स्पीच होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास होता है यहां पे ऐसे यू शेप का जो है, यू शेप का बाइलेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह के शेप का जो है वह गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये है क्या, फेरिंग्स। पहला चीज क्या है, ये फेरिंग्स, और ये है आपका ब्रोंकियल रीजन,
और ब्रोंकियल, तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रोंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स, कि ये है आपका फेरिंग्स जो हमारा फूड पार्टिकल्स है, और ये है आपका ब्रोंकियल रीजन, और इस ब्रोंकियल रीजन पाया जाता है गिल स्लिट्स। इसलिए कहते हैं फेरिंग्स के साथ जो गिल स्लिट्स पाया गया, इसलिए क्या है ब्रोंकियल पोर्शन, ये है ब्रोंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ये है आपका फेरिंग्स, और ये आपका जिसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो मतलब कि ये जो ब्रोंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स ऑफ गिल स्लिट्स है, ये जो है मेन रूप से रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि ब्रोंकियल सैक ओपन आउटसाइड ऑफ गिल स्पोर, मतलब कि अब ये चूंकि डायरेक्ट इसकी ओपनिंग होती नहीं है, तो ओपनिंग नहीं होती है, तो इसके लिए क्या होता है स्पेशल पोर्स पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या करता है, अभी हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे पोर्स कैसे काम करता है। तो इसके माध्यम से होता है जो ऑक्सीजन या CO2 जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये पोर्स, एक पर्सन हो गया पोर्शन पोर्स का, और दूसरा जो होता है गिल स्लिट्स का। इसमें दो लोग जो है रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब इसके अगर हम आगे की तरफ थोड़ा सा डिटेल करना शुरू करें, तो अगर हम थोड़ा सा इसके डिटेल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो डिटेल में क्या सीखते हैं, देखिए अगर हम डिटेल चलते हैं तो कहते हैं कि जो ब्रैंकियल हमको मिला, आप एक काम करिए, कॉपी निकालिए और इसको लिखना शुरू करिए। थोड़ा सा आपको नोट्स करा देते हैं, फिर उसके बाद तो आप पहले हेड डाल लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस, उसके नीचे लिखिए द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस compress mainly फर्स्ट लिखिए ब्रोंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स, दूसरा ब्रोंकियल सैक दैट ओपन आउट थ्रू गिल पोर्स, अब उसमें सबसे पहला हेडिंग डालिए जिसको लोग कहते हैं फर्स्ट हेडिंग ब्रैंकियल फेरिंग्स, ब्रैंकियल फेरिंग्स। आप इस डायग्राम को बना लीजिए वहां पे, ये है आपका फेरिंग्स, ये है आपका क्या कहते हैं ब्रैंकियल रीजन, और ये है आपके गिल स्लिट्स, और इधर के तरफ जो होते हैं वहां पाते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। आप इसको बना लीजिए। अब इसके बाद इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, लिखिए द ब्रैंकियल फेरिंग्स have two lateral longitudinal parabronchial rigid divide the pharyngeal cavity into a dorsal respiratory और ब्रोंकियल पोर्शन एंड अ वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन।
नेक्स्ट में लिखिए डॉर्सोलैटरली, डॉर्सोलैटरली ऑन ईच साइड the branchial portion of the branchial portion is performed by a longitudinal since numerous U-shaped opening the gill slits नीचे स्टार बना के लिखिएगा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नंबर ऑफ गिल स्लिट्स इज वेरीज and increase with the animal grows older, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा each gill slits is a broad oval slit in beginning, but after some time it become hollow projection, of dorsal pharyngeal wall is known as tongue bar, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द पोर्शन ऑफ pharyngeal wall present in between two adjacent gill slits is known as gill septa, septum या septa. The gill septa are solid without enclosing clone. The tongue bar is connected with adjacent gills septa by longitudinal connections are called synapticula. It's called synapticula या synapticulum. नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा द टंग बार एंड सेप्टा are supported internally by M-shaped skeleton rod.
हो गया। नेक्स्ट लिखिए, each and each tongue each tongue each tongue bar contain two arms of two adjacent rod, two arms of two adjacent rod. Each gill slits are each gill slits are richly linked by cilia are called lateral cilia are called lateral cilia। तो कहने का क्या मतलब है, आप समझो पूरी कहानी। कहते हैं कि जो हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं जनरली या तो ओवल शेप के होते हैं, धीरे धीरे उनकी शेप जो होती है वो हॉलो शेप होने लगती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो इसमें रेस्पिरेशन के लिए जो गिल स्लिट्स, अब हमारे पास चूंकि ये सारे के सारे क्या है, गिल स्लिट्स, ये जो इनके बीच में जो ग्रूव पाई जाती है, इस ग्रूव की अगर हम बात करें, ये जो इनके बीच में क्या पाया जाता है, ये जो ग्रूव पाया जाता है, मतलब अगर हम एक गिल स्लिट्स को अगर ओपन करें तो इस तरह का है, तो ये हमारे पास है गिल स्लिट्स। ठीक है, अब इनके जो बीच का ग्रूव है, इस ग्रूव को हम लोग कहते हैं क्या चीज, टंग बार। अब देखो, अब इस टंग बार में जो होता है इस तरह के स्केल्टन होते हैं। अब देखो स्केल्टन का शेप कैसा है, एम शेप का। इस स्केल्टन का शेप कैसा है, यह स्केल्टन जो है कुछ इस तरह का है, तो ये एम शेप का स्केल्टन होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्केल्टन रॉड। अब जो ग्रूव में स्केल्टन रॉड ये एम शेप का होता है, इसमें जो होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, आगे हम अभी पढ़ेंगे क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसमें जो होते हैं पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स। मतलब इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पूरा एरिया किसका होता है, टंग बार का। तो टंग बार में जो होते हैं ब्लड वेसल्स होंगे, यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करना होगा, और इसमें क्या होते हैं गिल स्लिट्स, मतलब कि जो गिल स्लिट्स के जो बीच का एरिया है उससे हम लोग कहते हैं टंग बार। टंग बार में जो जुड़ा रहता है वो जो कि इसको सपोर्ट करता है वो होता है क्या कहते हैं स्केल्टन रॉड। तो ये कहानी इसमें हम लोग सीख लिए, टंग बार क्या है, स्केल्टन रॉड क्या है। कहते हैं कि इस गिल स्लिट्स के पास जो होता है ये पूरी एरिया जो इसके वाल के पास होती है, ये सारे एरिया जो प्रत्येक गिल स्लिट्स के ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे क्या पाते हैं, सिलिया बॉडी पाई जाती है। ये सिलियरी बॉडी जो होती है लैटरली सिलियरी बॉडी होती है, जो फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, होल्ड करके अंदर ले जाने का काम करता है। मतलब कि जो फेरिंग्स के पार्ट से, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें, अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, ये आपका ब्रैंकियल सेक। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बात आती है इस ब्रैंकियल सेक का। ब्रैंकियल सेक क्या है, तो कहते हैं कि प्रत्येक गिल स्लिट्स के पास अपनी ओपनिंग नहीं होती है। इस गिल स्लिट्स डोंट हैव ओन सेल्फ ओपनिंग, देन दे हैव एग्जिस्ट ऑन ऑल थिंग्स इन दिस सैक। मतलब वो सारी ओपनिंग जो होते हैं वो इन सारे सैक में करते हैं। तो कहते हैं कि ब्रैंकियल सैक होता है क्या है कि गिल स्लिट्स के पास अपनी ओपनिंग नहीं होती है जिससे वो कोई भी चीज डायरेक्टली आउटसाइड थ्रो कर सके। मतलब ऐसे कंडीशन में वो सिर्फ क्या करता है, एक गिल जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसी पाउच में सारी चीज अपना एग्जिस्टेंस होता है जो बॉडी वॉल के पास पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैंकियल पाउच कहते हैं या ब्रैंकियल सैक कहते हैं। तो लिख लीजिए ब्रैंकियल सैक में अगला हेडिंग डाल लीजिए ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक लिखिए, गिल स्लिट्स डू नॉट हैव या गिल स्लिट्स डू नॉट ओपन डायरेक्ट टू आउटसाइड बट इट open into gill's pouch is known as branchial sac. Branchial sac lies in between
ब्रैंकियल सैक लाइज इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द फेरिंग्स, द बॉडी वॉल एंड द फेरिंग्स। Each branchial sac open to externally by a small independent gill pores, तो हमें क्या बताया कि प्रत्येक, अब ये ब्रोंचियल सैक में क्या होता है, क्योंकि इसके पास अपना ओपनिंग होता नहीं है। जब अपनी ओपनिंग नहीं होता है तो वो जितने भी एस्केटिव प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करते हैं, इसको देते हैं। और ये चूंकि ये जो जहां पर आकर इकट्ठा होता है हम लोग कहते हैं ब्रोंचियल सैक, नहीं ब्रोंचियल सैक में इकट्ठा होता है। और यहां से क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करके अपना जो भी मटेरियल्स होता है उसे बाहर निकालते हैं, जिसके माध्यम से निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं गिल्स पोर। यहां पे देखिए इसी डायग्राम को हम डिटेल में यहां खींचे हैं। यहां पे क्या है, ये पूरी की पूरी स्लोम बॉडी है, ये पूरा बॉडी वाल है, ये बॉडी वाल के पास जो होता है हमारे पास ये क्या है, ब्रोंकियल स्केलेटन। ये ब्रोंकियल स्केलेटन जो ब्लैक कलर से यहां रेड कलर का ब्रोंकियल स्केलेटन, यहां पे जो एम शेप बना है वो सारे एम शेप किसके द्वारा है, ब्रोंकियल स्केलेटन का, यानी कि बना हुआ है गिल सेप्टम यहां पे बीच में, जो गिल्स के बीच में पाया जाता है। और सबसे लोअर रीजन में जो यहां पर बेस जगह जो खाली है उसे हम लोग कहते हैं गिल्स बार। इस गिल्स बार में जो टंग बार में जो होता है क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ये हेल्प करता है। अभी हम आगे लिखवा देंगे क्या होता है टंग्स बार का फंक्शन। तो ये हेल्प क्या करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और नॉर्मली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद, तो अब इसके बाद आती है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हिंट डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या करता है कि अब जरा गौर से समझिए। ये हमारे पास क्या हुए कि माउथ का पार्ट, ये माउथ है। अब जो यहां पे सिलिया बॉडी होती है, लैटरली सिलियरी बॉडी जो पाई जाती है इसके सरफेस पर, ये लैटरली सिलियरी बॉडी क्या होती है, अब जो भी फूड पार्टिकल्स आएगा, गौर समझिए, ये हमारा माउथ है, ठीक है, और ये हमारा बकल कैविटी है। जब फूड पार्टिकल्स, मान लीजिए फूड पार्टिकल्स तो जब भी आएगा तो इसके पास हम लोग ऐसा हाथ तो होता नहीं कि हाथ से लेकर मुंह में खाएंगे, ऐसा सिस्टम तो इसमें होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि पानी के स्पीड के थ्रू, जो पानी के फ्लो के थ्रू इसमें आता है, पानी के साथ आता है, इससे सरफेस पर टकराता है, अंदर जाता है। मतलब साथ में क्या क्या आया, फूड पार्टिकल्स और साथ में वाटर। आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म में गिल्स पाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के पास एक कैटेगरी होती है, क्या होती है कि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको खींचने का काम करता है। पानी के अंदर ऑक्सीजन पानी जो होता है उसको ले लेता है, ये उसी से रेस्पिरेशन करता है, एक्सेप्ट ब्लू व्हेल जो होती है एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेती है। तो ये क्या करता है कि जो वाटर इसके साथ आया, जो वाटर फ्लो करंट के साथ, करंट का मतलब क्या, फ्लो के साथ, धारे के साथ, मतलब कि जो फूड पार्टिकल के साथ में वाटर आया वो जाता है बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी में जैसे एंट्री करता है तो जाता है किसके पास, बकल कैविटी से फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स पर जाएगा। और जो फेरिंग्स के पास जाएगा मतलब ये फूड पार्टिकल्स यहां से चला बकल कैविटी में, और ये है आपका माउथ, बकल कैविटी से गया किसमें, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के पास जो होता है ये पाए जाते हैं क्या चीज, गिल स्लिट्स। मतलब कि जो फेरिंग्स के पास आया, अब यहां से H2O मॉलिक्यूल जो होंगे इसको यहां से मिल जाएंगे, यानी कि यहां से ये वाटर मिला, बाकी फूड जो कहां जाएगा, एसोफेगस में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, डाइजेशन होगा। तो मतलब जो यहां से H2O मॉलिक्यूल से ये यहां पर आकर मिलता है, और यहां से जो H2O मिलेगा यहां के ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ट्रैप करेगा, बाकी हाइड्रोजन जो होगा वो एस्केटिव प्रोडक्ट में, अमोनिया बनाने में, बाकी सब चीज बनाने में यूज हो जाएगा। तो यहां जो फेरिंग्स से जो वाटर आता है वही वाटर यहां पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद क्या करता है, वहां के जो उसमें से जो H2O में से जो ऑक्सीजन होता है उसे बाहर निकाल लेता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है। तो लिख लीजिए मैकेनिज्म में कि द लैटरल सिलिया लाइनिंग ऑफ द गिल स्लिट्स, द लैटरल सिलिया ऑफ लाइनिंग ऑफ द, ये जो लैटरल सिलिया लाइनिंग ऑफ द गिल स्लिट्स क्रिएट द करंट ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फूड कॉम रेस्पिरेशन,
क्यों? क्योंकि जो साथ में जो फूड पार्टिकल्स आया तो खाना भी साथ में हो गया और पानी आया तो रेस्पिरेशन हो गया। तो फूड कम रेस्पिरेशन that enter the pharynx through the mouth, then pauses to gill slits। पहले कहां से? माउथ से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से गिल स्लिट में जाता है, pauses to gill slits। गिल स्लिट्स द गिल स्लिट्स हो गया। द अब नोट करके लिख लीजिए, टंग बार की फंक्शन लिखवाते हैं, लिखिए द टंग बार आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, tongue bar are richly supplied with blood and take participate in respiration या टेक पार्ट इन रेस्पायरेशन, सबसे अच्छा लाइन रहेगा, टेक पार्ट इन रेस्पायरेशन। द ब्लड ऑफ देयर कैपिलरी नेटवर्क take oxygen dissolve in water, जो वाटर उसके साथ आया, dissolve in water and return carbon dioxide to it। तो पूरी समरी क्या होगा कि रेस्पिरेशन में जो होंगे दो चीज पार्टिसिपेट करेंगे, एक होगा गिल स्लिट्स, दूसरा होगा स्पोर। गिल स्लिट्स जो होते हैं इसके पास अपनी ओपनिंग नहीं होती है। यहां पर आता कैसे है? माउथ से जब हम लोग फूड लेके चलते हैं उसी के साथ वाटर भी आता है, वहां माउथ से फेरिंग्स के पास फूड वाटर दोनों साथ में। हम लोग के पास क्या आता है? पानी और रेस्पिरेशन सब चीज हम लोग सांस भी लेते हैं तो फेरिंग्स हम लोग में कॉमन होता है, इन लोगों में भी फेरिंग्स कॉमन होता है। यहां से हम लोग को फेरिंग्स से ट्रैकिया में चला जाता है, हम लोग इन लोगों में फेरिंग्स से जो होता है वो गिल्स में चला जाता है, ठीक है। पर हम लोग नॉर्मली ऑक्सीजन लेते हैं, ये लोग वाटर लेते हैं, वाटर इनके अंदर आता है, उसके पास वाटर आने के बाद से क्या होता है कि इनके फेरिंग्स तक वाटर जाता है और फेरिंग्स से वो कहां चला जाता है? सीधा गिल स्लिट्स में, और गिल स्लिट्स में जाने के बाद वहां पर पूरी प्रोसेस होती है और जो ऑक्सीजन था वो किससे बाहर निकल जाता है? जो पोर्स पाया जाता है, स्पेशल पोर्स होते हैं, ये जितने भी गिल्स मिलते हैं, ध्यान रहे, जो भी ऑक्सीजन उसको मिलता है वो सारे के सारे स्पेशल पोर द्वारा मिलते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं मिलता, डायरेक्ट पोर्स द्वारा इसको सप्लाई होते हैं। तो निकलता भी इसी पोर्स से और एंट्री भी करता है इसी पोर्स से। तो ये है पूरी कहानी रेस्पिरेशन की। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्लास हम जो नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे वो होगा इसका एक्सक्रिएशन। हम अगला दो सिस्टम एक साथ बताएंगे, एक होगा सर्कुलेशन और दूसरा होगा एक्सक्रिएशन। तो सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।